Hello everyone. In this video, as I mentioned in the thumbnail, I'm going to start a super series on one of the best romantic poets, that is William Wordsworth. So all questions are very important for exam point of view. So without delay, let's start. MCQ number 1 is Resolution and Independence was written by William Wordsworth. It was originally called. What is the original name of Resolution and Independence? Correct answer will be option number B, Leech Gatherer. Option number B is Leech Gatherer. Resolution and Independence originally called Leech Gatherer. और ये जो लीच गैदरर है इसमें 20 स्टैंजास हैं. कितने स्टैंजास हैं? 20 स्टैंजास हैं. इसको लिखा गया है राइम रॉयल के अंदर. किसमें लिखा गया है? राइम रॉयल के. राइम रॉयल में होती हैं 7 लाइंस. ये आपको याद रखना है. ये जो है लीच गैदरर, ये एक लिरिकल पोयम है. इसको कंपोज्ड किया गया था 1802 में और इसको पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर. ये आपको याद रखना है. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज माइकल इज अ पास्टोरल पोयम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ शेफर्ड माइकल. व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन? माइकल जो है ये एक पास्टोरल पोयम है जो प्रेजेंट करती है पैथेटिक लाइफ ऑफ द शेफर्ड, जो कि शेफर्ड है माइकल. यानी कि माइकल नाम से ही पोयम है, उसमें एक माइकल कैरेक्टर है जो उसकी पैथेटिक लाइफ को यहाँ प्रेजेंट किया गया है. पूछा गया है माइकल के बेटे का नाम क्या है. व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ल्यूक. माइकल एक पास्टोरल पोयम है. इसके अंदर 484 लाइंस हैं. इसको पब्लिश किया गया था 1800 में. कब किया गया था? 1800 में, लिरिकल बैलाड के सेकेंड एडिशन के अंदर. अच्छा, जो यहाँ पर ये माइकल हैं, इनकी वाइफ का नाम क्या है? इनकी वाइफ का नाम है ईसाबेल. क्या नाम है? ईसाबेल. और ये जो माइकल पोयम है इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स के अंदर. इसमें लिखा गया है ब्लैंक वर्स के अंदर. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न. वेयर डज दिस लाइन अपीयर? व्हाट विल बी आंसर? नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न. ये लाइन किस पोएम में आई है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पील कैसल. ये जो लाइन्स आई हैं ये आई हैं पील कैसल के अंदर. पील कैसल का पूरा नाम है एलिजाइक स्टेंजाज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज पेडमोंट. ठीक है, ये आपको याद रखना है. कंप्लीट नेम है ये एलिजाइक स्टेंजा का, यानी पील कैसल का. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज नंबर 4. मिल्टन thou shouldst be living at this hour this line appears in. ये लाइन जो है इनमें से किस के अंदर आई है वो आपको बताना है. व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, टू मिल्टन लंदन 1802. ये एक सोनेट है. क्या है? ये एक सोनेट है. सोनेट 14 लाइंस का होता है, ये आपको पता होगा. इस सोनेट को पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर. जो इनका एक पोएटिकल वॉल्यूम आया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के नाम से, उसमें ही पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर और इसको लिखा गया था 1802 के अंदर. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 5. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट. ये क्या असर्शन करता है वो आपको बताना है. नंबर 5, इसका मीनिंग है नंबर डी, द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड. ये आपको याद रखना है. इसको जो पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर पब्लिश किया गया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द प्रिल्यूड. प्रिल्यूड का सबटाइटल क्या है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड. ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये इसका करेक्ट आंसर है. प्रिल्यूड को हम इस नाम से भी
जानते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसको ओरिजिनली पब्लिश किया गया था 1850 के अंदर। ये सबसे लास्ट में पब्लिश किया गया था वो टाइम था 1850, यानी कि उनकी डेथ के, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के 3 मंथ्स के बाद इसको पब्लिश किया गया था, आफ्टर डेथ, ये याद रखना है। और 1850 के अंदर इसको 14 बुक्स में पब्लिश किया गया था। कितनी बुक्स में पब्लिश किया गया था इसको? 14 बुक्स में पब्लिश किया गया, 14 सेक्शन में पब्लिश किया गया था, ये आपको याद रखना है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है इनकी, और इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्ड्स के अंदर, इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्ड्स में। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो बिसाइड अ ह्यूमन डोर, वेयर डू दीज लाइन अपीयर। जो लाइन्स हैं, बोथ द लाइन्स, ये किस पोयम के अंदर अपीयर हुई हैं? वी हैव टू टेल व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आई है लूसी ग्रे पोयम के अंदर, जिसको लिखा गया है 1799 के अंदर, और इसको पब्लिश किया गया था लिरिकल बैलाड के सेकंड एडिशन में। जो सेकंड एडिशन आया था वो आया था 1800 के अंदर। लिरिकल बैलाड का सेकंड एडिशन आया था 1800 के अंदर, फर्स्ट आया था 1798 के अंदर, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन। Who gave the romantic period the title of the Renaissance of Wonder in poetry? Who gave the romantic period the title the Renaissance of Wonder in poetry? What will be answer? रोमांटिक पीरियड को टाइटल दिया है वो ये है, द रेनेसां ऑफ वंडर इन पोइट्री। वो किसने दिया है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, थियोडोर वाट्स ने इसको ये टाइटल दिया है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज नंबर 9। अ यंग फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ लेफ्ट हिज लेगेसी ऑफ डैश टू हिम। यानी कि एक यंग फ्रेंड है वर्ड्सवर्थ का, उसने इसको लेगेसी छोड़ी है इसके लिए, वो कितने अमाउंट की छोड़ी है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 900 यूरो की। जो वो कौन पर्सन है, वो यंग फ्रेंड का नाम क्या है? वो है रेजली कैलवर्ट, RAISLEY, रेजली कैलवर्ट, CALVERT, रेजली कैलवर्ट। और इन्होंने लेगेसी दी थी वो थी 1795 में। ये जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप कहीं ना कहीं ऐड कर लें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यहाँ से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 10। द प्रिलूड बाय वर्ड्सवर्थ इज अ। प्रिलूड क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, वो है ऑप्शन नंबर सी, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 11 है, विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रिलूड। पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो मैग्नम ओपस कहा जाता है, प्रिलूड को क्या कहा जाता है? मैग्नम ओपस। उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी जो है फिगर हुई है, यानी कौन सी यूनिवर्सिटी को मेंशन किया गया है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कैम्ब्रिज। इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को मेंशन किया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। फ्रॉम विच पोम द फॉलोइंग लाइन हैज बीन टेकन। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ये जो लाइन्स आई है ये पूछा गया है किस पोम के अंदर आई है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में आई है ये लाइन, ये आपको याद रखना है। इस जो ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी है इसको कंप्लीट किया गया था 1804 के अंदर। कंप्लीट कब किया गया था? 1804 के अंदर। इसको पब्लिश कब किया गया था? 1807 के अंदर। और इसको पब्लिश किया गया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर, ये आपको याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट इनकी ऑड है, ये आपको लर्न रखनी है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। Nature never did betray the heart that loved her. This line has been taken from which of the following poem? Nature never did betray the heart that loved her. ये पूछा गया कि ये जो लाइन्स है ये किस वर्क में आई है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, टिंटन एबी। टिंटन एबी में ये लाइन्स जो है आई है। इसकी डिटेल्स आपको बता दूं, इसका जो टिंटन एबी का कंप्लीट नेम है, जो जिस नाम से ही पब्लिश की गई थी, वो है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। ये इसका कंप्लीट नेम है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। और टिंटन एबी को लिरिकल बैलाड में पब्लिश किया गया था, इसके फर्स्ट ही एडिशन के अंदर जो आया था 1798 के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लिरिकल बैलाड में पब्लिश किया गया था किसको? टिंटन एबी को। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ग्रोस कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। जो लाइन है ये किस पोएम के अंदर आई है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? ये लाइन आई है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, यानी कि इमॉर्टैलिटी ओड। इसी को हम ओड इंटीमेशंस और फॉर इमॉर्टैलिटी भी बोलते हैं। ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, अभी हमने बताया था आपको ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, इसको पब्लिश कब किया गया था वो आपको बताना है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको होपिंग दैट पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज नंबर 15। 15 इज ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। हु इज दिस ईस्टर्न डॉटर? एक लाइन है ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज दिस ईस्टर्न डॉटर? पूछा गया कि ईस्टर्न डॉटर जो है ये किसको कहा गया है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहा गया है ड्यूटी को। और ये जो लाइन है ये आई है ऑड टू ड्यूटी के अंदर। किसमें? ऑड टू ड्यूटी के अंदर आई है। ऑड टू ड्यूटी को लिखा गया था 1805 के अंदर और पब्लिश किया गया है इसको 1807 में। 1807 में पब्लिश किया गया है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर इज डैश इन हिज हैंड द थिंग बिकेम अ ट्रम्पेट व्हेन सी बिलो सोल एनिमेटिंग स्ट्रेन्स हुज हैंड इज रेफर्ड हियर बाय वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर जो है वो किसके हैंड्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है? वी हैव टू टेल। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन को मेंशन किया गया है। और ये आया है एक फेमस सोनेट है, स्कॉन नॉट द सोनेट। स्कॉन नॉट द सोनेट के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज Thy soul was like a star and dwelt apart, whose soul Wordsworth is referring to in the above line. Thy soul was like a star and dwelt apart. तो यहाँ पर जो सोल की बात चल रही है, thy soul, किसकी सोल की बात चल रही है वो आपको बताना है। What will be answer? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बात चल रही है मिल्टन्स की सोल की और ये आई है लंदन 1802 के अंदर। ये लाइन आई है लंदन 1802 के अंदर, 02 के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ प्लान्ड लिरिकल बैलाड्स विद कॉलरिज इन। यहाँ पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज के साथ लिरिकल बैलाड्स को प्लान कब किया था, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ये प्लान किया है 1797 के अंदर और लिरिकल बैलाड को पब्लिश कब किया गया था? 1798 के अंदर। ये आपको याद रखना, ये था फर्स्ट एडिशन। इसे प्रीफेस ऐड किया गया, जो था सेकंड एडिशन वो था 1800 के अंदर आया। इसके बाद थर्ड एडिशन भी आया इसका, वो आया था 1802 में। और जो लास्ट एडिशन आया है वो एडिशन नंबर 4 है, जो कि आया था 1805 के अंदर। ये आपको लर्न करना है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज नंबर 19। वर्ड्सवर्थ पोयम माई हार्ट लीप्स अप वाज रिटन इन। जो वर्ड्सवर्थ की पोयम है माई हार्ट लीप्स अप, ये कब लिखी गई है ये आपसे पूछा गया है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। इसको लिखा गया था 1802 के अंदर। माई हार्ट लीप्स अप को हम दी रेनबो के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेनबो के नाम से जानते हैं। एंड दिस रेनबो इज पब्लिश्ड इन 1807 इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज नंबर 20। वर्ड्सवर्थ पोएम द प्रिल्यूड वाज फिनिश्ड इन।
पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ की जो मैग्नम ओपस पोम है, जो कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोम कही जाती है, इनकी ये सबसे ज्यादा फेमस है। इसको लास्टली जो ओरिजिनली पब्लिश किया गया था वो किया था 1850 के अंदर, 1850। तो इसको फिनिश कब किया था, लिखा कब गया था इसको? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। इसको 1805 के अंदर उन्होंने फिनिश कर दिया था। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो नंबर है वो है नंबर 21। नंबर 21 इज अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर वाज बेस्ड ऑन अ ड्रीम ऑफ कॉलरिज फ्रेंड्स। यानी कि जो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो एस.टी. कॉलरिज हैं उनकी पोएम है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये उनके फ्रेंड के किसी ड्रीम पर बेस्ड है। पूछा गया उस फ्रेंड का नाम क्या है? What will be correct answer? Correct answer will be option number B, John Cruikshank. The rhyme of the ancient mariner is based on the dream of John Cruikshank. चलिए इसके बाद आपको बता दें कि इस पोएम को जो लिखा है इन्होंने लिखा है 1797 से लेकर 1798 के बीच में ये पोएम इन्होंने फिनिश कर दी। और ये पोएम जो है लिरिकल बैलार्ड में पब्लिश की गई थी 1798 के अंदर। ये फर्स्ट एडिशन में इसको पब्लिश कर दिया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 22। Wordsworth poem The River Dutton was published in which year? It is asked that when The River Dutton was published. What will be correct answer? Correct answer will be option number D, 1820. Okay, so The River Dutton was published in which year? 1820. Let's see next one. Next one is number 23. Who accused Wordsworth of being a lost leader? Who said Wordsworth as a lost leader? Read the options, please. What will be answer? Correct answer will be option number B, Robert Browning. Next one. Next one is number 24. Why was Wordsworth accused of being lost leader? वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर के नाम से एक्यूज क्यों किया गया है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ द पोएट लॉरिएटशिप ऑफ इंग्लैंड। पोएट लॉरिएट बन गए थे ये वर्ड्सवर्थ जो है इंग्लैंड के। कब बने थे? वो बने थे 1843 के अंदर। कब तक रहे थे? अपनी डेथ तक, 1850 तक ये रहे थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक बात और याद रख लें आप, लॉस्ट लीडर को जो लिखा गया है वो लिखा गया था 1845 में। 1845 में लिखा गया था क्योंकि 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट लॉरिएट बन गए थे। तो 2 साल के बाद जो है ये पोएम पब्लिश करी गई थी जिसका नाम है लॉस्ट लीडर। लॉस्ट लीडर किसको कहा गया था? वर्ड्सवर्थ को कहा गया था कि इन्होंने सरकार की जो चीज जो एक्सेप्ट किया है उनका प्रपोजल कि वो गवर्नमेंट के लिए लिखेंगे, इस तरीके से कुछ सीन था। ये आपको याद रखना है। ये ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक कहा जाता है। इसको क्या कहता है? ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक कहा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज नंबर 25. जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबैंड टू स्टिक in his court. Browning writes these lines on Wordsworth in which of his following poem? क्या कहा है ब्राउनिंग ने? अच्छा, इसका आंसर तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए, लॉस्ट लीडर। देखिए क्या कहा है वर्ड्सवर्थ ने, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट, यानी कि थोड़े से सिल्वर के लिए इन्होंने क्या कर दिया? हमें छोड़ दिया है, हमारा साथ छोड़ दिया है। ये गवर्नमेंट से मिल गए एक तरीके से, उनके लिए अब लिखना शुरू करेंगे। ये जस्ट फॉर अ रिबन, यानी कि एक रिबन के लिए टू स्टिक इन हिज कोट, के अपने कोट में सिर्फ एक रिबन लगाना है, थोड़ा सा सिल्वर यानी कि पैसे मिल जाएंगे, उसके लिए इन्होंने हमें छोड़ दिया है। इसलिए जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उन्होंने पोएम लिखी है द लॉस्ट लीडर की, ये भटक गए रास्ते से। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज नंबर 26. व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ बिगिन अ फ्रेंडशिप विद कॉलरिज, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने एस.टी. कॉलरिज के साथ में अपनी फ्रेंडशिप जो है कब स्टार्ट की थी? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1796 के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन विल बी नंबर 27. व्हेन लिरिकल बैलाड्स वर पब्लिश्ड. आई थिंक नाउ यू हैव नोन अबाउट इट.
So you need to answer in comment section. Okay, please answer in comment if you know the answer. Now MCQ number 28. The final version of Wordsworth Prelude appeared in. पूछा गया कि फाइनल वर्जन जो है प्रिलूड का वो कब अपीयर हुआ है, वो आपको बताना है. What will be answer? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. 1850 के अंदर फाइनल वर्जन आया था. कितनी बुक्स में आया था? 14 बुक्स में या 14 सेक्शन के अंदर आया था. इनकी डेथ के 3 मंथ के बाद ही पब्लिश की गई थी प्रिलूड. ये आपको याद रखना है. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज नंबर 29. नंबर 29. In which poem does the following line appear? Our birth is but a sleep and a forgetting. ये लाइंस अभी आई थी. आपको बताना है कि ये लाइन जो है ये किस पोम के अंदर आई है. फर्स्टली करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ऑड वन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, यानी कि इसको हम कहते हैं इमॉर्टैलिटी ऑड भी कहते हैं. ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इसका पूरा नाम है. इसको कंप्लीट किया गया था 1804 के अंदर और इसको पब्लिश किया गया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर. पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स को कब पब्लिश किया गया है उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज नंबर 30. व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मैरी? वर्ड्सवर्थ ने शादी कब की है और शादी किससे की है? शादी किससे की? वो की है मैरी हचिंसन से. किससे की है? मैरी हचिंसन से की है. लेकिन कब की है? शादी इन्होंने जो की है वो की है 1802 के अंदर. ये आपको लर्न करना है. ठीक है. एक चीज आपको हम बता देंगे, अभी ब्लैंक वर्स यहाँ मेंशन हुआ था. ब्लैंक वर्स जो होती है वो अनराइम्ड होती है और आइएम्बिक पेंटामीटर में होती है. ब्लैंक वर्स किस में होती है? ब्लैंक वर्स अनराइम्ड होती है और वो होती है आइएम्बिक पेंटामीटर के अंदर होती है. यहाँ पर एक चीज और बताने हम आपको भूल रहे हैं आई थिंक, वो है वर्ड्सवर्थ की डेथ ऑफ बर्थ कब है और डेट ऑफ डेथ क्या है. तो 7 अप्रैल 1770 ये तो है इनकी डेट ऑफ बर्थ. और यहां पर देखें 23 अप्रैल 1850 ये है इनकी डेट ऑफ डेथ. सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें. थैंक यू सो मच.